मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की। कई बार क्या होता है कि जो हम देखते हैं मेल्स में उनके स्पर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, इसके अलावा उनकी मार्फोलॉजी अच्छी है, काउंट अच्छा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से फीमेल में भी यूट्रस बहुत अच्छा है, ट्यूब्स खुली हुई हैं और उनका ओवुलेशन हो रहा है, ओवरी में एग अच्छे बन रहे हैं और उनकी शादी को भी काफ़ी साल हो जाते हैं। इसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता कि न तो हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, न वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसके बाद भी वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उनको बेबी हो रहा है, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करती हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो 40% इसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 40% इसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पर 20% ऐसे केस होते हैं जिसमें मेल भी सही होते हैं और फीमेल भी सही होते हैं, इसके बाद भी वो कंसीव नहीं करते। तो ये 20% अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में आते हैं, यानी कि हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे। देखो, आपको जानना चाहिए कि जो इनफर्टिलिटी है ये एक ऐसी साइंस है जिसके बारे में आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि आपका एग भी अच्छा बन रहा है, रैप्चर भी हो रहा है, ट्यूब में भी आ रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, इम्प्लांट नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीज़ें, इनको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी जो अनएक्सप्लेन है वो क्यों होती है। जैसे कि आपके ब्रेन से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो आपकी ओवरी को कहते हैं एक डोमिनेंट फॉलिकल बनाने के लिए। आप सब जानते हैं कि एक बार लेफ्ट ओवरी में और एक बार राइट ओवरी में एक एक फॉलिकल बनता है। जो हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं वो हमें केवल फॉलिकल नज़र आता है, oocyte नज़र नहीं आता। अब क्या होता है कि हमने देखा कि जो फॉलिकल बन रहा है वो बहुत अच्छा 20 mm का बन गया, पर क्या होता है कि जब वो रैप्चर हुआ तो जो फैलोपियन ट्यूब है जो उसको लेती है और इसके बाद फैलोपियन ट्यूब में एग आता है जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन होता है। क्या पता फैलोपियन ट्यूब आपकी मुड़ी हुई हो, वो ओवरी से उस एग को पकड़ ही नहीं पा रही हो, पीछे उसके इतने एडिशंस हो जिसकी वजह से वो एग को अपने अंदर नहीं ले पा रही हो। तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब में आपको दोनों ट्यूब, अगर आप HSG कराते हैं या कोई भी पेटेंसी का टेस्ट कराते हैं, आपकी ट्यूब तो खुली आती हैं, पर आपको वो टेस्ट, पेटेंसी टेस्ट या ट्यूब खुली होने वाले टेस्ट ये नहीं बताते कि आपकी ट्यूब पीछे से चिपकी हुई हैं, एडिशंस है। वो तो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी दोनों ट्यूब खुली हुई हैं और आपको बेबी हो जाएगा, पर ट्यूब में एग ही नहीं आया। जब एग ही नहीं आया तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। चलो सपोज करो कि हमारी ट्यूब में एग आ गया है, पर स्पर्म जो है वो ट्यूब तक पहुँच ही नहीं पाए, वो वेजाइना में ही रह गए। उनकी अच्छी मोटिलिटी होने के बाद भी वो यूट्रस तक ही पहुँच पाए, या स्पर्म में कुछ ऐसे थे कि वो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी जो कि फीमेल की वेजाइना में होती है, उन्होंने स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर लिया। एक बार को ये मान के चलते हैं कि जो स्पर्म है वो किसी तरह से आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गए, पर जो एग है, क्या जो फैलोपियन ट्यूब है, अब देखो एग थोड़ा सा पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के थ्रू ही आगे बढ़ता है ट्यूब के अंदर। क्या पता ट्यूब के अंदर जो अंदर की सीलियाँ हैं वो आपकी किसी बीमारी के कारण डिस्ट्रॉय हो गए हो। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो ट्यूब के सीलिया होते हैं, जो अंदर के हल्के हल्के हेयर्स जैसे बाल होते हैं, वो आपकी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट से एग को आगे लेके जाते हैं। पर जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो आपका एग आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसी केस में कई बार आपने देखा होगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती जो यूट्रस में होती है। तो अब क्या होता है कि चलो एग आगे भी बढ़ गया, सीलिया भी अच्छे है, स्पर्म भी पहुंच गया, पर स्पर्म का जो हेड है वो उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि एग के ऊपर जो शेल है वो बहुत हार्ड है। जैसे हम लैब वगैरह में तो उसको लेजर से कई बार क्या करते हैं कि थिन कर देते हैं। चलो अब हम ये मान के चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद 4 से 5 दिन तक उसको ट्यूब में रहना पड़ता है। इसके बाद इम्प्लांट होने के लिए उसको यूट्रस आता है। जब यूट्रस में एम्ब्रियो आता है तो पता चलता है कि यूट्रस में आपके ब्लड फ्लो नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल रहा था कि एग भी निकल रहा था और ना ट्यूब भी आपकी खुली हुई थी और ना यूट्रस भी आपका अच्छा था, पर इंटरनली जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमें पता चला कि हमारा एग क्या ट्यूब ले रही है,
ये हमें डायग्नोस नहीं हो सकता। क्या ट्यूब में सीलियाँ हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये हमें नहीं पता चल सकता। इसी तरह से क्या यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है, ये भी हमें नहीं पता चल सकता। ब्लड फ्लो कैसा है यूट्रस में, क्या वो प्रॉपरली उस एम्ब्रियो को मेडिसिन या ल्यूटियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से भी कई बार अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। तो जो इनफर्टिलिटी है वो पूरी एक साइंस है। आप ये नहीं कह सकते कि हस्बैंड सही है, वाइफ सही है, इसके बाद भी बेबी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को डायग्नोस करना पड़ेगा। कई बार आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, इसलिए भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो जब इन सब कारणों को हम देखते हुए, अगर आप शादी के 1 साल हो गया है और सब कुछ सही होते हुए भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ज़रूर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए और आगे का फर्दर उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं।